जय हिंद दोस्तों। मैं शिवांश सर आपका आज आपको बताऊंगा कुछ सी लैंग्वेज से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी पीसीएल के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो इस सी लैंग्वेज के अलावा जितने टॉपिक्स हैं आपका एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल या फिर जो भी टॉपिक हिस्ट्री हो गई आपकी, पार्ट्स बेसिक जो भी है कंप्यूटर का, उस सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इस चैनल पर, तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। मैं शिवांश सर आपका आज आपको मिशन विद आकाश चैनल के इस वीडियो में बताऊंगा सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि सी भाषा का जनक कौन है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके, ए है स्टीव जॉब्स, बी है जेम्स गॉसलिंग, सी है रैस्मस लर्डॉर्फ या फिर डी है डेनिस रिचे। ठीक है, तो इसका तो आंसर आप सभी को आना चाहिए, जो करेक्ट आंसर इसका वो होगा डी, डेनिस रिचे। ठीक है ना। चलिए, आज इस वीडियो में एक खास बात यह कि हम आपको ऑप्शन के साथ साथ जो आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं थोड़ा सा। डेनिस रिचे इज द फादर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन 1972 एट अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैबोरेटरीज ऑफ यूएसए। डेनिस रिची सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1972 में यूएसए की अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैबोरेटरीज में विकसित किया गया था। ठीक है ना, मतलब कि जो अपने डेनिस रिची हैं इन्होंने कहां पर डेवलप किया था इसको, यूएसए में। यूएसए में कहां पर, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैबोरेटरीज में। और कब किया था, 1972। ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सी लैंग्वेज के फादर कौन है, डेनिस रिचे। ठीक है, और कहां पे इन्होंने बनाया था, यूएसए में। यूएसए में कहां पर, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैबोरेटरीज में। और कब बनाया था, 1972 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन सी। सी में चर नामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, ट्रू पूछा है। ठीक है ना, ट्रू पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सत्य पूछा है, असत्य नहीं। ना ही ट्रू की जगह फॉल्स है। ठीक है, तो अपने को बताना है कौन सा ट्रू होगा। ठीक, तो ए ऑप्शन क्या है, इट इज नॉट एन एरर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड्स लाइक गो टू स्टैटिक। किसी वेरिएबल को एक कीवर्ड में से एक घोषित करना एक त्रुटि नहीं है, जैसे गो टू स्टैटिक। दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर्स। उनमें अल्फा न्यूमेरिक वर्ड के साथ साथ विशेष वर्ड भी हो सकते हैं। सी वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मौजूदा लेखाचर किसी भी लंबाई का हो सकता है। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, चर नाम एक अंक से शुरू नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, मतलब कि ये क्या है ना कि एक डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना, वेरिएबल नेम जो होंगे आपके सी लैंग्वेज में, सिंटैक्स में, वो क्या होंगे, किसी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स फॉर सी वेरिएबल नेम, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। सी चर नाम के सिंटैक्स के अनुसार यह एक अंक से शुरू नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड्स आर इन सी में सभी कीवर्ड में हैं, ए अपर केस लेटर, बी लोअर केस लेटर, सी कैमल केस लेटर या फिर डी नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा होगा। ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन, सी में मतलब जो भी हम लोग लिखते हैं वो कुछ भी जो सिंटैक्स हमने लिखा वो किस तरह के वर्ड्स के साथ होता है, अपर केस, लोअर केस, कैमल केस या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना, यानी कि लोअर केस। ठीक है, लोअर केस के फॉर्म में, मतलब जैसे जो भी हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं ना, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, जैसे कि ए बी सी डी इस तरह। और अपर केस क्या होता है, जैसे ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। ठीक है ना, इस तरह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सी लैंग्वेज में हम लोग सारे जो कोई भी सिंटैक्स लिखते हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल नेम। निम्नलिखित में से कौन वैध सी चर नाम नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा है नहीं है। ठीक है ना, नहीं को ध्यान से देखिएगा, और इंग्लिश वालों नॉट देखना ध्यान से। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, फ्लोट रेट नहीं है, या फिर एंटी नंबर नहीं है, या फिर इंट डॉलर नेम नहीं है, या फिर इंट वेरिएबल काउंट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि इन डॉलर मेन नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सिंस ओनली अंडर स्कोर एंड नो अदर स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड इन वेरिएबल नेम, इट रिजल्ट्स इन एन एरर।
क्योंकि हर नाम में केवल अंडरस्कोर और किसी अन्य विशेष वर्ड की अनुमति नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप एक त्रुटि होती है। ठीक है, मतलब कि अगर जो हर नाम में अगर हम ये सारी चीजें लगाते रहेंगे ना, स्पेशल कैरेक्टर्स, तो होगा क्या, आखिरी में जो रिजल्ट निकलता है उसमें, सी लैंग्वेज का जो रिजल्ट निकलता है उसमें क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट ईओएफ, विच ऑफ देम इज ट्रू? क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन ईओएफ के बारे में है, ठीक है, उनमें से कौन सा सत्य है? ठीक है, कौन सा पूछा है? सत्य, मतलब कि ट्रू स्टेटमेंट हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए क्या है? इट्स वैल्यू इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। ठीक है, हिंदी में इसका मूल्य कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज डिफाइंड विद स्टूडियो डॉट एच, इसका मान स्टूडियो डॉट एच के साथ परिभाषित किया गया है। इट्स वैल्यू शुड नॉट इक्वल द इंटीजर इक्विवेलेंट ऑफ एनी कैरेक्टर, इसका मान किसी भी वर्ड के बराबर, पूर्णांक के बराबर नहीं होना चाहिए। इट वैल्यू कैन बी निगेटिव, इसका मान ऋणात्मक हो सकता है। ऑल ऑफ दीज, देखिए ये जितने भी चीजें बताया है ना ईओएफ के बारे में, ये जितनी पूरी होल चीजें जितनी इसने बताई हैं वो सारी की सारी क्या है? करेक्ट हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? ये देखिए, अब यहाँ पे नॉट ट्रू बोल दिया। ठीक है, नॉट ट्रू बोल दिया, यानी कि इसमें फॉल्स पूछा हुआ है। ठीक है, सत्य नहीं है बोला है, ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है ना, चलिए क्या है भैया, ऑप्शन पढ़ा जाए इसका। ए, अ पॉइंटर मस्ट पॉइंट टू अ डाटा आइटम ऑन द हीप, फ्री स्टोर, एक पॉइंटर को ढेर पर डाटा आइटम को इंगित करना चाहिए, फ्री स्टोर। अ पॉइंटर टू एन इंट एंड अ पॉइंटर टू अ डबल आर ऑफ द सेम साइज, एक ई एंड टी के लिए एक सूचक और एक डबल के लिए एक सूचक एक ही आकार के होते हैं। अ पॉइंटर कैन पॉइंट टू एन अरे, किसी अन्य डेटा आइटम को इंगित करने के लिए एक पॉइंटर को पुनः असाइन किया जा सकता है। अ पॉइंटर कैन बी रीअसाइंड टू पॉइंट टू अनदर डाटा आइटम, किसी अन्य डेटा आइटम को इंगित करने के लिए एक पॉइंटर को पुनः असाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो कौन सा हो जाएगा? ए ही। ठीक है ना, ए करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको क्या है ए करेक्ट आंसर? अ पॉइंटर मस्ट बी अपॉइंट टू अ डाटा आइटम ऑन द हीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? ये एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी हेल्ड इन द स्ट्रिंग अवेलेबल 4 एड्रेस लाइन 40? ठीक है, उपलब्ध 4 एड्रेस लाइन 40 स्ट्रिंग में अधिकतम कितने वर्ड हो सकते हैं? ठीक है, तो होता क्या है, -1 बेसिकली इसको ट्रिक होती है। ठीक है ना, तो 40 में से जब हम -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 39 बचेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो गया? 39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिवाइसेस आर ट्रांसलेटेड, डायरेक्टिव्स आर ट्रांसलेटेड बाय द, निर्देशों को अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? ए कंपाइलर, बी प्री प्रोसेसर, सी एडिटर या फिर डी लिंकर। ठीक है, तो जो अपने जो डायरेक्टिव्स होते हैं इनका ट्रांसलेशन, ठीक है, अनुवाद यानी कि किसके द्वारा होता है? किसके साथ, किसके द्वारा होता है? प्री प्रोसेसर के द्वारा। ठीक है ना, प्री प्रोसेसर के द्वारा इसका जो होता है ट्रांसलेशन होता है। अब इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। इन सी लैंग्वेज the preprocessor is a macroprocessor that is dynamically used by C programmer to modify the program before it is properly compiled. Before construction, प्रोप्रोसेसर ऑब्जेक्टिव्स आर इम्प्लीमेंटेड। सी भाषा में प्री प्रोसेसर को मैक्रो प्रोसेसर है, एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें से सभी प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम को ठीक से संकलित करने से पहले संशोधित करने के लिए गतिशील रूप से उपयोग किया जाता है। निर्माण से पहले प्रो प्रोसेसर उद्देश्य को लागू किया जाता है। ठीक है ना, जो ना समझ में आए स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़िएगा, आराम से बैठ करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्डरिंग ऑफ डिस्ट्रक्टर कॉज फॉर स्टैक रेजिडेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ रूटीन? निम्नलिखित में से कौन नियमित रूप से स्टैक निवासी वस्तुओं के लिए विनाशक कारण के क्रम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड इज द लास्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, लास्ट क्रिएटेड इज द फर्स्ट डिस्ट्रॉयड। नष्ट की गई पहली वस्तु, अंतिम नष्ट की गई अंतिम वस्तु,
पहले बनाई गई वस्तु को नष्ट कर दिया जाता है। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, लास्ट क्रिएटेड इज लास्ट डिस्ट्रॉयड। बनाई गई पहली वस्तु पहले नष्ट की गई वस्तु है जो आखिरी बार बनाई गई है और आखिरी बार नष्ट हुई है। Objects are destroyed in the order they appear in memory. The object with the lowest memory address is destroyed first. वस्तुओं को स्मृति में प्रकट होने के क्रम में नष्ट कर दिया जाता है। सबसे कम स्मृति पते वाली वस्तु को पहले ही नष्ट किया जाता है। The order is undefined and may vary from compiler to compiler. आदेश अपरिभाषित हो और संकलक से संकलक में भिन्न हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ए। ठीक है ना, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड इज द लास्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, लास्ट क्रिएटेड इज द फर्स्ट डिस्ट्रॉयड। नष्ट की गई पहली वस्तु अंतिम, नष्ट की गई अंतिम वस्तु पहले बनाई गई वस्तु को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। काफी बड़ा क्वेश्चन था ये। अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। इन द सी लैंग्वेज द कांस्टेंट इज कॉल्ड, सी भाषा में स्थिरांक को डैश कहा जाता है। आफ्टर मेन मतलब जैसे जो कांस्टेंट होता है सी लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है ये हमसे पूछ रहा है। तो आफ्टर मेन कहा जाता है, बिफोर मेन कहा जाता है, एनीवेयर बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि एनीवेयर बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन। एक्सप्लेनेशन इसका एक बार देखते हैं हम लोग। इन द सी लैंग्वेज द कांस्टेंट इज डिफाइंड एनीवेयर बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन। सी भाषा में स्थिरांक कहीं भी परिभाषित किया गया है लेकिन एक नई लाइन पर शुरू हो रहा है। ठीक है ना, मतलब कि हम सी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बस होना क्या चाहिए, कहीं पे भी इसको सी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, बशर्ते एक शर्त है, बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन, यानी कि इसकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो किसी न्यू लाइन पर होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई इज अ मैक्रो यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के स्थान पर मैक्रो का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है ना, चलिए ये बताइए, जो मैक्रो का हम लोग यूज करते हैं फंक्शन की जगह पर हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? मैक्रो का। तो वही यूज हमसे पूछ रहा है कि वो यूज क्यों किया जाता है। अब चलिए देखते हैं जरा क्यों किया जाता है। ऑप्शन पढ़ा जाए। ए, इट रिड्यूसेस कोड साइज, यह कोड आकार को कम करता है। इट रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन टाइम, यह निष्पादन समय को कम करता है। इट इंक्रीजेज एग्जीक्यूशन टाइम, यह निष्पादन समय बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज कोड साइज, यह कोड आकार को बढ़ाता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं किसको बढ़ा क्या है, देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? इट रिड्यूसेस कोड साइज, यानी कि ये क्या करता है? कोड के साइज को घटा देता है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मैक्रोज इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ फंक्शन बिकॉज इट रिड्यूसेस कोड साइज एंड इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए वही चीजें लिखी हुई है कि फंक्शन के स्थान पर मैक्रो का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कोड आकार को कम करता है और बहुत मुश्किल है। क्यों यूज किया जाता है मैक्रो को? क्योंकि ये जो है ना एकदम जो साइज होती है अपना जो फंक्शन की उसको ये घटा भी देता है, मतलब फंक्शन की जगह पे यूज किया जाता है मैक्रो को, और ये जो सिंटैक्स होता है अपना उसकी जो कोड साइज होती है उसको घटा भी देता है। बस हाँ एक बात ये है इसके साथ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा क्या देखिए लिखा हुआ है ना, वेरी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, यानी बहुत मुश्किल है ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ लिंट? अच्छा, लिंट क्या है? ठीक है, देखिए मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नीचे कर दिया हूं ताकि आप लोग अपने से दिमाग लगाएं, वरना एक्सप्लेनेशन देख के तो आपके माइंड में स्ट्राइक हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या है लिंट? एक इंटरएक्टिव डिबगर है, या फिर कंपाइलर है, या फिर एनालाइजिंग टूल है, या फिर सी इंटरप्रेटर है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से क्या है। तो जो लिंट है अपना, जो लिंट है ये क्या है? एक एनालाइजिंग टूल है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लें जरा जल्दी से, क्या है भैया? लिंट इज एन एनालाइजिंग टूल that analyzes the source code by suspicious constructions, stylistic errors, bugs, and flag programming errors. Lint is a compiler-like tool in which it passes the source files of C programming and it checks the क्या लिखा है? syntactic accuracy of these files. लिंट एक विश्लेषण उपकरण है जो संदिग्ध निर्माण, शैलीगत त्रुटियों, बग्स और फ्लैग प्रोग्रामिंग त्रुटियों के द्वारा स्रोत कोड का विश्लेषण करता है। लिंट एक कंपाइलर जैसा टूल है जिसमें यह सी प्रोग्रामिंग की सोर्स फाइल्स को पास करता है। यह इन फाइलों की सिनेप्टिक सटीकता
की जांच, सटीकता की जांच करता है, ठीक है ना। मतलब जैसे जो हम लोग को दिक्कत हो जाती है सस्पिशियस कंस्ट्रक्शंस में और एरर्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी जो लिंट होता है ना, ये क्या करता है, इन्हीं सब चीजों को देख करके अपना जैसे एनालाइज कर लेता है, एक बार ट्राई करता है कि ये सही हो जाए, थोड़ी सी ट्राई करता है कि अच्छी हो जाए फाइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is required in each C प्रोग्राम, ठीक है, प्रत्येक C प्रोग्राम में क्या आवश्यक है, ठीक है। द प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर एनी फंक्शन, मतलब सी प्रोग्राम में क्या आवश्यक है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ऑप्शन पढ़ा जाए इसका, द प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर एनी फंक्शन, द प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन, आउटपुट डेटा या फिर डी इनपुट डेटा, ठीक है। चलिए पढ़ा जाए इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर मैं आपको पहले इसका बता दूं। द प्रोग्राम मस्ट हैव एट लीस्ट वन फंक्शन, ठीक है ना। एटलीस्ट यार सी का जो आप सी लैंग्वेज में जो भी आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें एक फंक्शन तो होना ही चाहिए ना, जिससे पता तो चले कि आप किस पर्पज से या किस उद्देश्य के साथ आप उसको कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। चलिए अब इसका पढ़ा जाए एक्सप्लेनेशन क्या है। एनी सी प्रोग्राम हैज एट लीस्ट वन फंक्शन एंड इवन द मोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन स्पेसिफाई एडिशनल फंक्शंस। अ फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड, इन अदर वर्ड्स इट वर्क्स लाइक अ सब प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होता है और यहां तक कि सबसे छोटे प्रोग्राम भी अतिरिक्त फंक्शन निर्दिष्ट कर सकते हैं। एक फंक्शन कोड का एक टुकड़ा है, दूसरे शब्दों में यह सब प्रोग्राम की तरह काम करता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर इसको समझा जाए तो जो सी प्रोग्राम की पूरी लैंग्वेज होती है ना, उसमें कम से कम हम एक फंक्शन डालना ही होता है, ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए ना तो जो अपना जो फंक्शन होता है ये क्या है, एक ये सब प्रोग्राम की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड, और यार जो प्रोग्राम होता है वो कोड ही तो एक होता है, ठीक है ना, सेट ऑफ कोड्स होते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो जो फंक्शन होता है ये भी एक कोड का पीस ही है, तो इसीलिए एक फंक्शन जो होता है उसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं सब प्रोग्राम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन सी। निम्नलिखित में से कौन सी में वेरिएबल नाम नहीं हो सकता है। देखिए कैन नॉट पूछा है, नॉट बोला है, नहीं, ठीक है ना, तो कौन सा है जो कि वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है। ए वोलाटाइल, बी ट्रू, सी फ्रेंड या फिर डी एक्सपोर्ट। तो देखिए क्या नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है ए, ठीक है, वोलाटाइल नहीं हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है व्हाट इज अ शॉर्ट इंट इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में शॉर्ट इंट क्या है भैया, ये बताइए जल्दी से, शॉर्ट इंट क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। ए द बेसिक डाटा टाइप ऑफ सी, बी द शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंट इज द बेसिक डाटा टाइप, सी क्वालिफायर या फिर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। चलिए अब आपको मैं बताता हूं इसका करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, ठीक है, शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंट इज द बेसिक डाटा टाइप, ठीक है ना। चलिए आज के वीडियो में हमारे पास अभी इतने ही क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस आपके लिए वैसे सफिशिएंट है, और भी हम वैसे बनाएंगे वीडियो, जिसकी आप टेंशन मत लीजिए। हमारा काम है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, आपका काम है इनको प्रिपेयर करना, ठीक है। तो नोट्स आप बनाते रहिएगा, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जा करके प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, आपको काफी हद तक बहुत अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।